नमस्कार। उत्तराखंड का बुलेटिन लेकर हाजिर हूं मैं प्रियंका त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन टीवी। बुलेटिन को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस पर सीएम धामी ने ली रैतिक परेड की सलामी। इस दौरान कई घोषणाएं की। 9000 फीट से अधिक ऊंचाई पर सेवा देने पर 200 रुपए प्रतिदिन प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। लोहाघाट के ढाड़ा ढूंगा के रहने वाले दीपक बोरा 25 नवंबर से लापता। 13 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ नहीं लगा कोई सुराग। अल्मोड़ा की सल्ट विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस नेता नारायण सिंह रावत के गोदाम पर छापा। वन विभाग, पुलिस और प्रशासन की टीम की मौजूदगी में खोला गोडाउन। उत्तराखंड के भगवानपुर में विधायक निधि से खरीदे गए 10 लाख कीमत के ट्रैक्टर फाक रहे धूल। ब्लॉक अधिकारी मामले से पूरी तरह बेखबर। और प्रदेश में बारिश के साथ ठंड बढ़ने की चेतावनी। सीएम धामी ने सभी जिलाधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस पर रैतिक परेड की सलामी ली। सीएम धामी ने इस दौरान कई घोषणाएं भी की है, जैसे पुलिसकर्मियों और एसडीआरएफ की तर्ज पर 9000 से अधिक फीट की ऊंचाई पर सेवा देने पर होमगार्ड जवानों को भी 200 रुपए प्रोत्साहन राशि प्रतिदिन दी जाएगी। इसके साथ ही प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद एसडीआरएफ के साथ काम करने वाले होमगार्ड जवान को प्रतिदिन 100 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही 3 वर्ष में दिए जाने वाले वर्दी भत्ते को प्रतिवर्ष किया जाएगा। आज संगठन की अधिकारियों को सबको मैं बहुत बधाई देता हूं। उनके पारिवारिक जनों को भी बहुत शुभकामनाएं। और हम सब लोग चूँकि जानते हैं कि हमारे होमगार्ड्स के जवान हर परिस्थिति में और जहाँ भी हमको उनकी ज़रूरत होती है वहाँ पर अपने कर्तव्य का भली भांति निर्वहन करते हैं। और सच बताऊँ तो जहाँ कम होते हैं वहाँ हम होते हैं वाली उनकी जो एक काम करने की प्रवृत्ति है, कार्य व्यवहार है, कार्य संस्कार है, निश्चित रूप से वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी चारधाम यात्रा हो, कांवड़ यात्रा हो, कुंभ यात्रा हो, धार्मिक आयोजन हो या विशिष्ट महानुभावों के यहाँ के प्रवास हों या यातायात व्यवस्था बनानी हो, सभी में हमारे होमगार्ड्स के जवान अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 12 दिसंबर से 15 दिसंबर तक वर्ल्ड आयुर्वेद सम्मेलन परेड ग्राउंड में आयोजित होने जा रहा है। 10वें वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो के लिए 54 देश से करीब 6000 से अधिक डेलीगेट्स शामिल हो रहे हैं। वर्ल्ड आयुर्वेद सम्मेलन की खास बात यह रहने वाली है कि आम जनता को आयुर्वेद पद्धति के निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा दी जाएगी। उत्तराखंड में पहली बार यह सम्मेलन होने जा रहा है। सुनाएंगे। देखिए, हमारा प्रदेश योग और आयुष की धरती है और यहाँ पर इस प्रकार का सम्मेलन निश्चित रूप से राज्य के साथ साथ पूरे आयुष पर विश्वास करने वाले, आयुष को हम लोगों ने देखा है कोरोना महामारी के समय में किस प्रकार से वो हम सब लोगों के लिए कारगर साबित हुआ है। एक मील का पत्थर यहाँ का ये सम्मेलन होगा, जिसके रूप से एक बड़ा मंथन यहाँ पर होगा। उस मंथन से जो अमृत निकलेगा वो सभी के लिए एक अमृत का काम करेगा। तो वहीं उत्तराखंड में इस साल 4 धामों के लिए शीतकालीन यात्रा शुरू की जा रही, यानी श्रद्धालु चारों धामों के शीतकालीन गद्दी स्थल पर जाकर दर्शन कर सकेंगे। सीएम धामी आज ऊखीमठ से बाबा केदार के दर्शन कर शीतकालीन यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। दरअसल उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का समापन हो चुका है, लेकिन इस साल से राज्य सरकार शीतकालीन यात्रा की शुरुआत कर रही है। इसके तहत यात्री चारों धामों के शीतकालीन प्रवास पर जाकर दर्शन कर सकेंगे, ताकि यात्रा ग्रीष्मकाल के साथ साथ पूरे साल भर संचालित हो सके।
शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए खुद सीएम धामी ने चारों धामों के शीतकालीन प्रवास की योजना भी बनाई है और आज सीएम धामी बाबा केदार के गद्दी स्थल ऊखीमठ में प्रवास करेंगे। शीतकालीन यात्रा को लेकर सीएम धामी का कहना है कि शीतकाल 4 धाम यात्रा की शुरुआत इसलिए हो रही ताकि पर्यटक और तीर्थयात्री 12 महीने उत्तराखंड आएं। इसके साथ ही राज्य में यात्रा से जुड़े लोगों को 12 महीने काम मिले और सभी व्यवस्थाओं को लेकर 10 दिसंबर को एक बैठक का आयोजन भी किया जा रहा है। इसके साथ ही सीएम धामी ने अपील भी की है कि हमारे सभी लोग उत्तराखंड में प्रवास जरूर करें। हम चाहते हैं कि 12 महीने हमारे राज्य के अंदर पर्यटक आएं, हमारे तीर्थयात्री आएं और हर प्रकार से हमारे यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका, मौसम का, यहाँ के पर्यावरण का उनको भी लाभ मिले और राज्य के जो हमारे यात्रा से जुड़े हुए लोग हैं जिनकी आर्थिकी चलती है, व्यवसाय चलता है, होटल वाले हैं, ढाबे वाले, रेस्टोरेंट वाले, होम स्टे वाले, टैक्सी वाले, उन सभी को भी पूरे 12 महीने काम मिले, उसके निमित्त सभी व्यवस्थाएं सभी विभाग सुनिश्चित कर रहे हैं। 10 तारीख को हम एक बृहद रूप से इस पर बैठक भी करने वाले हैं और मैं भी आज स्वयं रुद्रप्रयाग जनपद के ऊखीमठ क्षेत्र से इसकी एक तरह से शुरुआत करने जा रहा हूं कि मैं रात्रि प्रवास वहीं करूंगा और मेरा अन्य लोगों से भी इसी प्रकार का अनुरोध है कि हमारे सभी लोग निश्चित रूप से हमारे जो स्थान हैं, जो प्रवास के स्थान हैं, उन स्थानों को प्रवास करें। तो वहीं देहरादून में सीएम धामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए उत्तराखंड के विकास पर जानकारी दी और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने शिक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी है। इस निर्णय के अंतर्गत उत्तराखंड में भी 4 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। ये निर्णय न केवल राज्य बल्कि पूरे देश में शिक्षा के नए आयाम स्थापित करेगा। वहीं उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में इस पहल का विशेष महत्व है। सुनाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि हमारे यहाँ 4 केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी दी है, क्योंकि शिक्षा हमारे लिए बहुत प्राथमिकता है। राज्य के अंदर शिक्षा और चिकित्सा 2 ऐसे विषय हैं जो हर एक व्यक्ति को मिलने चाहिए और हर एक के लिए जरूरी है। उत्तराखंड में नगर निकायों की तरह त्रिस्तरीय पंचायतों में हरिद्वार जिला को छोड़कर बाकी जिलों में कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासक तैनात कर दिए गए हैं। वहीं सत्ताधारी दल और सरकार पर विपक्ष निकाय और पंचायतों के चुनाव न करने को लेकर गंभीर आरोप लगा रही। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा हार के डर से निकाय चुनाव वक्त पर नहीं करवा रही। इसके साथ ही कांग्रेस का ये भी कहना है कि सरकार की नाकामी के कारण 1 वर्ष बीतने के बाद भी निकाय चुनाव नहीं हो पाए। कांग्रेस के इन आरोपों का जवाब खुद शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दिया और कहा कि कांग्रेस के बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। ऐसा कौन सा चुनाव है जो कांग्रेस जीती हो। वहीं आगामी चुनावों को लेकर संगठन और कार्यकर्ताओं की तैयारी पूरी है। उन्होंने कहा कि परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो इसी माह निकाय चुनाव के कार्यक्रम भी जारी कर दिए जाएंगे। देखिए, कांग्रेस के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं कहना है कि ऐसा कौन सा चुनाव है जो कांग्रेस यहाँ पे जीती है। लोकसभा का चुनाव हो, उससे पहले विधानसभा का चुनाव हो, अब हमारा केदारनाथ का चुनाव हो और अब हमारा जो ये चुनाव सामने है, इसमें भी मैं एक बात कह सकता हूँ कि जिस तरह से तैयारी हमारे संगठन की है और जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ता ज़मीन पे काम करते हैं, संघर्ष करते हैं, इधर हमारी सरकार काम कर रही है। माननीय धामी जी सरकार ने जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के हित के लिए, प्रदेशवासियों के हित के लिए काम किए हैं, तो हम लोग तो एक ही बात कह सकते हैं कि अब चुनाव जब सामने होगा तो उनको पता चल जाएगा वो कितने पानी में और हम कितने पानी में। जहाँ तक आपने निकाय चुनाव और हमारे पंचायत चुनाव एक साथ कराने की बात है, देखिए हम लोग अपनी तैयारी में हैं, यानी निकाय चुनाव कराने के लिए हम पूरी तरह से मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सचिव और निकाय चुनाव कांग्रेस जिला प्रभारी प्रकाश जोशी और कांग्रेस अनुशासन समिति के प्रदेश अध्यक्ष नव प्रभात ने
निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर हरबटपुर और विकासनगर कांग्रेस कमेटी उन कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित की और कांग्रेस को ब्लॉक से लेकर बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरे तरीके से चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन सरकार निकाय चुनाव से भाग रही है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में कार्यकर्ताओं की भावनाओं को सर्वोपरि रखकर टिकटों का वितरण किया जाएगा और पार्टी के संघर्षशील और समर्पित कार्यकर्ताओं को चुनाव में मौका दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से पता है, वो जैसे तैसे एक बार केदारनाथ का चुनाव जीत लिया पैसे के दम पे और सभी मंत्रियों की ड्यूटी वहाँ लगा कर, वो सब उन्होंने कर लिया, एक अलग बात है। लेकिन बद्रीनाथ जब वो हारे और उसके अलावा हमारा बेंगलौर की सीट जब वो हारे, तब से सरकार पूरी तरह डरी हुई है और वो जानती है कि इस चुनाव में बुरी तरह से वो हारने वाले हैं। जहाँ जहाँ उनके लोग थे सरकार की, आप देखिए आज की तारीख में रोजगार की क्या स्थिति है। आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार किस स्तर पर पहुँच चुका। भ्रष्टाचार एक ऑर्गेनाइज्ड रूप ले चुका है। भ्रष्टाचार अब ऐसा नहीं रहा मामूली कि किसी छोटे दफ्तर में जाइए 10-50 रुपये दे के कुछ का। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा रूप ले चुका है और खुद मुखिया सरकार के इसमें लिप्त हैं। और यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। उत्तराखंड में अधिकारी अपनी ड्यूटी को लेकर कितने मुस्तैद हैं, इसका अंदाजा शायद ही किसी को हो। ताजा मामला भगवानपुर विकास खंड का है, जहां ब्लॉक अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई। आलम यह है कि कोरोना काल में विधायक निधि से खरीदे गए 10 लाख से अधिक की कीमत के 2 नए ट्रैक्टर कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। इतना ही नहीं, इन ट्रैक्टर पर अब कूड़े के साथ साथ पेड़ पौधे भी उगाए हैं, लेकिन ब्लॉक अधिकारी इस मामले से पूरे तरीके से बेखबर बने हुए। वहीं ब्लॉक के बीडीओ आलोक गार्गी ने कहा कि ट्रैक्टरों को जल्द काम में लाया जाएगा और उन्हें गांव-गांव में कूड़ा उठाने में लगाया जाएगा। ट्रैक्टर जो थे ये हमने इससे पहले कूड़ा निस्तारण और इसके लिए एडीओ पंचायत के पटल पर रखे थे। ग्राम पंचायतों को रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको दिए जा रहे थे जहाँ भी उसको आवश्यकता हो। और आगे देखेंगे अगर इसमें कुछ और भी रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है तो हम वहाँ भी उसको डिप्लॉय करेंगे अपने ट्रैक्टर को। ये कुछ दिन से थोड़ा से चले नहीं है, अभी इसको शीघ्र से दोबारा से काम में लिया जा रहा है। और अभी जो गाँव में कूड़ा वगैरह है और इसको हम सोच रहे हैं कि दूसरे समूह वगैरह के लिए इसको अलॉट कर दें, तो फिर ये रेगुलर यूज़ में जब आएंगे तो फिर इस तरीके से इनकी मेंटेनेंस भी हो जाएगी फिर, और हमारा इसमें डेली यूज में आते रहेंगे। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं प्रयागराज, जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा को लेकर संबोधित कर रहे हैं, सुनाएंगे। इस पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करते हुए 1,54,000 से अधिक पदों को भी हम लोगों ने भरने के साथ ही वर्षों से अटके हुए प्रमोशन की प्रक्रिया को भी तीव्र गति से आगे बढ़ाने का 20-20 वर्ष से प्रमोशन नहीं हो रहे, ये सभी कार्य आगे बढ़ाए गए। परिणाम क्या था? मुझे याद है जब 2019 का कुंभ हो रहा था, उसी समय उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस का कार्यक्रम विदेश मंत्रालय के द्वारा वाराणसी में आयोजित था और जितने भी दुनिया के देशों से आए हुए प्रवासी भारतीय थे, लगभग 8,000 के आसपास उनकी संख्या थी। वे लोग प्रयागराज में भी आए थे, कुंभ में आए थे। उनके साथ मुझे संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैंने उनसे पूछा, भाई आपको क्या अच्छा लगा कुंभ में? पहले भी आप आए थे? उन्होंने कहा साहब हम पहले भी आए थे। तो मैं तो ये मानता था कि वे मुझे बताएंगे कि हमें
इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा लगा, लेकिन प्रवासी भारतीयों जिस देश से आए थे, दुनिया के लिए विकसित देश है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है इससे भी अच्छा रहा हो। उन्होंने उसकी चर्चा उतनी नहीं की। स्वच्छता के बारे में मैं मानता था कि हो सकता है स्वच्छता के बारे में कहेंगे, उन्होंने उसकी भी चर्चा कम की, क्योंकि वे जहां से आए थे वहां पे उनको स्वच्छता का वो मानक देखने को मिलता है। लेकिन उन्होंने एक बात की चर्चा जरूर की। वे कहते थे साहब, पहले की तुलना में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी सड़कें हैं, कनेक्टिविटी भी है, स्वच्छता पहले की तुलना में बहुत अच्छी है, लेकिन सबसे अच्छी चीज जो हमें देखने को मिली है वह पुलिस का व्यवहार देखने को मिला है। यानी अगर ये कॉमन मैन इस बात की चर्चा करे कि पुलिस का व्यवहार अच्छा है, तो मुझे ये लगा कि हम जो मेहनत कर रहे हैं पुलिस की छवि को गढ़ने के लिए, प्रदेश की छवि को दुनिया के अंदर बेहतर बनाने के लिए, वास्तव में हमारी ये साधना अच्छी दिशा में बढ़ रही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने 24 करोड़ श्रद्धालु आए थे 2019 के प्रयागराज कुंभ में, और उनके मन में इन तीनों बातों का गहरा असर गया था, क्योंकि ज्यादातर वो भारतीय थे और भारत के अलग अलग राज्यों से आए थे, उसमें भी ज्यादातर उत्तर भारतीय थे। उन लोगों को यहाँ की स्वच्छता, सुव्यवस्था तो पसंद आई, उन सब ने तारीफ की थी पुलिस की व्यवहार की थी, और पुलिस के उस व्यवहार में सबसे पहले मैं आपका आह्वान करूंगा कि पुलिस का वह व्यवहार बेहतरीन हो, अच्छा हो, इसके लिए पुलिस को अपने आप को तैयार करना। उसके लिए पुलिस को वह समय गया जब ब्रिटिशर थे, विदेशी हुकूमत की पुलिस के रूप में पुलिस को व्यवहार करना होता था, तो गाली गलौज एक उनकी सामान्य भाषा का हिस्सा होता था। आज हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, और स्वतंत्र देश के नागरिक होने के नाते पुलिस का व्यवहार सामान्य रूप से भी जनता के प्रति तो बहुत फ्रेंडली हो। लोहाघाट के ठाड़ा ढूंगा क्षेत्र में रहने वाले एक युवक दीपक सिंह बूरा 25 नवंबर 2024 हिटलर मार्केट गैराज से लापता है। परिजनों के द्वारा काफी तलाश करने के बावजूद जब युवक का कुछ सुराग नहीं लगा तो 26 नवंबर को लोहाघाट थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। घटना के 13 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस युवक का कुछ भी पता नहीं लगा पाई है। शनिवार को लापता युवक के परेशान माता पिता और भाई अन्य लोगों के साथ लोहाघाट थाने पहुंचे और पुलिस से उनके लापता बेटे को जल्द ढूंढने की मांग की है। परिजनों ने पुलिस पर मामले को गंभीरता से न लेने के आरोप भी लगाए हैं। पता 26 का FIR लिखा है, ये कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर, हमारा एक ही काम थोड़ी, हम कहाँ देखे, एक ही काम थोड़ी कह रहे। आज 13 दिन हो गए, तो हम ये चाह रहे हैं इनको करो करके कह रहे हैं एक ही काम थोड़ी करे, हम कहाँ जाएंगे। हम तो कह रहे हैं ढूंढो करके, इन्हें तो एक कैमरा भी चेक नहीं किया। चंपावत का भी, चंपावत में है, आगे चलथी में है, टनकपुर में है, कहीं न कहीं तो पता चलता ही। इन्होंने कहीं भी कुछ नहीं करा। आप कह रहे हैं हम एक ही केस थोड़ी है बल हमारे पास, तो आप हम कह रहे हैं ढूंढो, और क्या कहते हैं, हम तो कह रहे हैं इनसे ढूंढो कहीं। तो आपने कराई है 25 तारीख तो कराई थी, तो 13 दिन हो गए हैं, तो कोई पता नहीं चला। अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधानसभा अक्सर सुर्खियों में रहता है। यहां आए दिन होने वाले नेताओं के विवाद होते हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य नारायण सिंह रावत के झिमार बाजार स्थित गोदाम में वन विभाग, पुलिस और प्रशासन की टीम मुस्तैद रही। एसडीएम की मौजूदगी में गोदाम खोला गया, जहां तुन की लकड़ियां मिली हैं। नारायण सिंह रावत का कहना है कि लकड़ियां कुछ महीने पुरानी हैं। इस पर वन विभाग की टीम कुल लकड़ियों की नाप जोख कर रही है।
एसडीएम सल्ट संजय कुमार ने बताया कि झिमार गोदाम में अवैध लकड़ी की सूचना मिली है। प्रातः सूचना के क्रम में राजस्व पुलिस वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मौके पर जांच के दौरान पाया कि 257 बल्ली 47 तख्ते मौके पर पाए गए हैं, जो भी वैधानिक कार्रवाई वन विभाग के द्वारा अब की जा रही है। झिमार गांव में जो है एक गोडाउन पे जो है कुछ अवैध तौर पे जो है लकड़ी होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में प्राप्त सूचना के क्रम में राजस्व पुलिस और फॉरेस्ट की टीम मौके पे गई और मौके पे जांच के दौरान पाया गया कि 257 जो है गिल्टे 257 ये बल्लियाँ एवं 47 तख्ते मौके पे पाए गए थे, जिसे फॉरेस्ट की टीम द्वारा जो है परीक्षण किया जा रहा है। उनके नाम जो की कार्रवाई वगैरह मौके पर कर ली गई है और तदुपरांत जो है कोई अभिगमन पास उसका नहीं पाया गया है वर्तमान में। अब जो भी वैधानिक कार्रवाई है फॉरेस्ट के द्वारा की जा रही है। लोहाघाट नगर पालिका के निवर्तमान पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने कहा कि उत्तराखंड परिवहन निगम की लोहाघाट डिपो की हालत बद से बदतर हो चुकी। उन्होंने रोडवेज के अधिकारियों पर आरोप लगाया और कहा कि परिवहन निगम के अधिकारियों की लापरवाही से पर्याप्त मात्रा में बसों के स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल पा रहे और जो पार्ट्स आ रहे हैं उनकी गुणवत्ता बेहद खराब है। पार्ट्स लगने तक खराब हो रहे। कई बसें स्पेयर पार्ट्स न मिलने की वजह से कार्यशाला में खड़ी हो गई हैं, जिस कारण यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। वर्मा ने आरोप लगाया और कहा कि रोडवेज प्रबंधन के द्वारा यात्रियों की जान से खिलवाड़ करते हुए जुगाड़ कर बसों को चलाया जा रहा। बसें आए दिन आधे रास्ते में खराब हो रही हैं। समय समय पर परिवहन विभाग अन्य विभागों को और परिवहन विभाग को नई बसें दी गई हैं और इसके साथ ही अन्य पार्ट्स और टैक्स की कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद भी जो परिवहन विभाग के अधिकारी हैं आरएम और एआरएम, इनकी लापरवाही को देखते हुए जो हमारे यात्री हैं इनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और गाड़ियां रोडवेज बस अड्डे से बाहर निकलते ही खराब हो जा रही हैं। कोई 1 किलोमीटर में, कोई 10 किलोमीटर में, कोई 25 किलोमीटर के अंदर बहुत सारी शिकायत आ रही है कि हमेशा गाड़ियां खराब दे रही हैं और वहां मालूम किया गया तो वर्कशॉप में और ये सुनने में आ रहा है कि जो इनके पार्ट्स आ रहे हैं पार्ट्स अच्छी क्वालिटी के नहीं आ रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे जन टीवी। नमस्कार।